टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ जहां जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब नमस्कार। और इस शो में कोहली साहब आपके लिए कई सारे ऐसे टिप्स बताएंगे जिससे आपकी टेंशन भी दूर होगी और कुछ पॉकेट में भी फायदा होने वाला है। इसलिए इस शो को देखना बिल्कुल मत भूलिए और अगले आधे घंटे तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस शो में हम बताने वाले हैं कि फेसलेस असेसमेंट प्रोसेस में हुए बड़े बदलाव। अब नहीं चलेगी अधिकारियों की मनमानी। विदेशों में हुई कमाई तो कैसे बचाएं टैक्स। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर लिया है लोन तो पोजीशन से पहले ब्याज पर कैसे पाएं टैक्स छूट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात इनकम टैक्स रिटर्न की। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, अब कईयों के मन में ये चिंता होती है कहीं उनका केस स्क्रूटनी में तो नहीं आ गया। स्क्रूटनी में आ गया तो फिर नोटिस आएगा, इनकम टैक्स विभाग को जवाब देना पड़ेगा। तो फिर राहत की बात ये निकल कर आती है कि फेसलेस असेसमेंट है तो दफ्तर के चक्कर नहीं काटने होंगे। लेकिन फेसलेस असेसमेंट में भी कई बार ऐसा देखने को मिला कि इनकम टैक्स पेयर्स की परेशानी बढ़ जाती थी। तो अब एक नया एसओपी या फिर कहें नई गाइडलाइन इनकम टैक्स विभाग ने जारी की है, जिससे फेसलेस असेसमेंट को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया गया है इनकम टैक्स पेयर्स के लिए। तो फेसलेस असेसमेंट की बात जब आती है तो लोगों को लगता है कि बड़ी राहत मिलने वाली है। और मुझे लगता है कि कई सारे केसेस जो है फेसलेस असेसमेंट के अब तक आए हैं। पहले फेज में 60,000 केस को आइडेंटिफाई किया गया, उसके बाद कहा गया कि इसमें से ऑर्डर भी जारी किए गए करीब 24,000 मामले में। लेकिन अब जो नए जो बाकी बचे हुए केस में, उसमें नए नियम के तहत सरकार आगे बढ़ेगी। तो इस नए नियम के तहत अगर आगे बढ़ती है तो इनकम टैक्स पेयर्स को किस तरह से राहत मिलने वाली पहले के मुकाबले। देखिए लक्ष्मण, बहुत सारी शिकायतें आती थी कि फेसलेस असेसमेंट बहुत अच्छा है, जब लाया गया था, जिस मंशा से लाया गया था बहुत अच्छा था, पर उसमें टैक्स पेयर्स को ऐसा लगता था कि हमारे साथ कभी कभी नाइंसाफी हो रही है। तो इसके लिए एक ये एसओपी लाया गया है और ये बदलाव मुझे लगता है कि टैक्स पेयर्स के बेनिफिट में, हित में है। सबसे पहला बदलाव जो लक्ष्मण इसमें लाया गया है कि इसमें आपके लिए जो नोटिसेस इशू करे जाएंगे उसको असेसमेंट अथॉरिटीज को हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। मतलब कोई भी अधिकारी अपनी मर्जी से कोई नोटिस नहीं जारी कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें क्या है, एक बहुत अच्छा जो नई चीज लाई गई है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि एक हफ्ता पहले आपको असेसमेंट ऑर्डर एसएससी के साथ ड्राफ्ट शेयर करना पड़ेगा। तो ये बहुत रेयर है कि आप एक तरह से जजमेंट की कॉपी ड्राफ्ट एडवांस में एक हफ्ता पहले शेयर कर रहे हैं। मतलब जो नेचुरल जस्टिस की बात कहते हैं वो लगता है बिल्कुल कि आपके साथ कोई नाइंसाफी ना हो, उसमें हम क्या लिखने जा रहे हैं, आपके खिलाफ जो ऑर्डर पास हो रहा है, आपके फेवर में हो रहा है, वो आपको शेयर किया जाएगा। उसके बाद एडिक्वेट टाइम दिया जाएगा। ये भी नेचुरल जस्टिस की बात आती है कि आपको जल्दबाजी नहीं की जाएगी, जो टाइम आपके लिए प्रोवाइडेड है वो टाइम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज जो लाई गई वो ये लाई गई कि फिजिकल इंस्पेक्शन की लक्ष्मण जहां बात आती है कि कई बार किताबें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग ली जाती हैं, तो अगर फिजिकल इंस्पेक्शन बहुत जरूरी होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं, तभी वो करा जाएगा, वरना उसको फेसलेस ही रखा जाएगा। मतलब आपको बार बार बुलाया नहीं जाएगा कोई कि आप दिखा के जाइए, इस चीज को वेरीफाई करा के जाइए। ज्यादातर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ही करा जाएगा, वरना नहीं करा जाएगा। इसमें एक और सवाल उठता था कि कई लोगों की शिकायत होती थी कि हम फेसलेस असेसमेंट में या फिर सुनवाई में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, तो हमें पर्सनल हियरिंग का मौका दिया जाए। इसके लिए कोई प्रावधान नियम में? देखिए, अगर टैक्स पेयर इस बात पे जोर देता है कि मुझे पर्सनल हियरिंग चाहिए और डिपार्टमेंट को ये लगता है वाकई इसमें कोई ऐसा कागजात है, कोई ऐसी किताबें हैं, कोई ऐसी बल्कि चीज है जो कि आके दिखाई जा सकती है, तो इसकी परमिशन मिल जाएगी। और एक और प्रावधान किया गया है कि अफसरों को जो टाइमलाइंस दी गई हैं हर प्रोसेस में, उन टाइमलाइंस का पालन बहुत सख्ती से करना होगा। और आखिरी चीज जो बहुत अच्छी मुझे लगी फिर कि आपको एसएमएस के जरिए और फिजिकल लेटर्स भी आपके एड्रेस पे भेज के आपको इत्तिला दी जाएगी। बहुत सारी जगह लक्ष्मण शिकायत आती थी कि हमें पता ही नहीं लगा कब ये फैसला हो गया, पता ही नहीं लगा कब डिसीजन हो गया। अपनी बात कहने का हर मौका दिया जाएगा, बिल्कुल पूरा मौका दिया जाएगा। साथ में भी कहा जाए कि आपको ये भी मौका नहीं दिया जाए कि आप आरोप लगा सके कि इनकम टैक्स विभाग ने हमारे ऊपर ज्यादती कर दी, हमारी बात नहीं सुनी, हमारे खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया। बिल्कुल आपके एसएमएस के जरिए चिट्ठी आपके घर पर आएगी, नोटिस आएगा, इत्तिला पहुंचनी बहुत जरूरी है। ये तो बड़ा ही फायदा हुआ इनकम टैक्स। बिल्कुल। और मैं जब ये सारा देख रहा था और फेसलेस असेसमेंट की प्रक्रिया को देख रहा था, तो मैं कभी कभी अपने आप को कुछ लाइनें लिखने से रोक नहीं पाता। लिखा हो तो बताइए, आपकी इजाजत हो तो मैं लिख दूं। मैंने फेसलेस के लिए खास ये लिखा है और मैं उम्मीद करता हूं जिन लोगों को राहत मिलेगी उनको पसंद भी आएगा। तो रूबरू ना हो सके हम जब आपसे कभी, रूबरू नहीं होते, फेसलेस है, रूबरू ना हो सके जब आपसे कभी, गुफ्तगू ना हो पाए जब ठीक से कभी। गुफ्तगू भी नहीं हो पाती क्योंकि आप तो लिख लिख के बात करते हैं उस पर। गुफ्तगू भी ना हो पाए जब ठीक से कभी,
रुसवा तुम ना होना फेसलेस से अभी, रुसवा तुम ना होना क्या मतलब टैक्स पेयर्स नाराज ना हो जाए फेसलेस से अभी। और आखिर में बोला तब आके थाम लेंगे हाथ आपका तभी, तभी उसी समय ये जो एसओपी आए हैं कि हम आपका आके हाथ थाम लेंगे। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि इस पूरे फैसलेस के नई स्कीम का पूरा अपने आसान शब्दों में जो लाइनें लिखी हैं बहुत ही बेहतरीन है। जी बिल्कुल, मैंने कहा टैक्स पेयर्स के लिए बहुत सारे लोग लक्ष्मण बहुत चिंतित थे फेसलेस को लेकर, मतलब जितने इसके फायदे आए थे जब इसको अप्लाई करा गया तो इसमें कहीं ना कहीं बीच में दिक्कतें लोगों को आई, उसी से मैंने बात निकाल के ये कुछ लाइनें लिखी। बहुत बढ़िया। चलिए, इस बीच कई सारे फोन कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं वाराणसी, जहां से डीके सिंह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डीके सिंह साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं सब बहुत बढ़िया, और आपके लिए, आप लोग कैसे हैं? ये हम लोग सब बहुत अच्छे हैं। बताइए क्या उलझन है आपके पास? मेरे दो सवाल है सर जी, पहला सवाल पूछिए, फिर जवाब है, देंगे, फिर आपको दूसरा सवाल पूछिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि पहला है कि अगर मैं टैक्स पेयर हूँ और किसी साल इनकम टैक्स लिमिट से नीचे है, ठीक है, तो क्या ITR फाइलिंग अवॉइड कर सकते हैं उस साल में? ऐसे में एक सवाल और उठता है कि हमारे जो पिछले पुराने कैपिटल लॉस क्लेम्स हैं उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? इसका अगर उल्टा किया जाए, अगर टैक्स पेयर नहीं है और किसी साल इनकम जो है टैक्सेबल रेंज में है, तो क्या उस साल का ITR फाइल करके अगले साल फिर हम बंद कर सकते हैं? ठीक है, आपका सवाल का जवाब मिलेगा। कोहली साहब, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे खासकर लक्ष्मण जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो ये बात जानना चाहते हैं, किसी किसी साल में इनकम ऊपर नीचे हो जाती है। तो सिंह साहब देखिए, अगर इनकम बिलो टैक्सेबल है तो ये बात सच है कि रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है, पर अब आयकर में और रूल्स में कुछ ऐसे क्लॉजेस डाले गए हैं। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मान लीजिए आपने सेविंग्स अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा कराया, या आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख खर्च कर दिया, बिजली का बिल आपका 1 लाख आ गया, या आपका कोई रिफंड है, और आपने जो सिंह साहब बात बताई वो बहुत जरूरी है। अगर आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और आप उस लॉस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सिंह साहब फिर रिटर्न फाइल करना मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने मिस किया और समय सीमा के अंतर्गत नहीं फाइल किया तो फिर ये लॉस आपके हाथ से चला जाएगा, मतलब इसका कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो सिंह साहब, आपकी बातें सुन के मुझे लग रहा है कि आपको रिटर्न फाइल करनी बंद नहीं करनी चाहिए, आप बिल्कुल फाइल करते रहिए और इसका लॉस का आगे फायदा उठाइए। इस सवाल को थोड़ा सा मैं दूसरे शब्दों में आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा ही जो छोटे टैक्स पेयर्स उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मान लिया जाए पिछले कारोबारी साल में हमें इनकम टैक्स के दायरे में हम आ गए और इनकम टैक्स रिटर्न हमने फाइल कर दिया, लेकिन हमें उसमें कुछ लॉस हो गया। अगले साल कारोबारी साल में हमारा इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता है, हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, चूंकि नहीं आता तो हमने फाइल नहीं किया मान के, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में हम इनकम टैक्स के दायरे में आ गए और हमें लॉस हो रहा है, तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं, कि बीच में चूंकि 1 साल हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल यही बात सिंह साहब को मैंने लक्ष्मण इत्तला देने की कोशिश करी कि अगर बीच में आप नहीं फाइल करेंगे, फिर जो तीसरा साल आपका था, आपके वाला, उसमें आप उस लॉस का बेनिफिट नहीं ले पाए। तो बीच में इस साल का गैप मत करिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना वैसे ही अच्छा, और आजकल तो लक्ष्मण वीजा के लिए, लोन के लिए रिटर्न की कॉपीज चाहिए होती है, तो सिंह साहब बिल्कुल फाइल करते रहिए, मेरी सलाह आपको यही है। सिंह साहब, उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा। अगला सवाल क्या आपका? अगला सवाल है जी, कि इक्विटी पर जो हमारा LTCG होता है, ये 10% उसमें फेयर वैल्यू का जो प्रोविजन है 2018 जनवरी या दिसंबर का, वो अप्लाई होता है। अगर मेरे पास में कोई इक्विटी ऐसा है तो 30-40 साल से मैं होल्ड किया हूँ, वैसे में अगर उसको 10% वाले कैटेगरी में लाएंगे तो हमारी टैक्स ज्यादा बन सकती है। अगर इसको जो है अदर इन्वेस्टमेंट की तरह से ट्रीट किया जाए, जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट होता है, 20% टैक्स का नियम है, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं? सिंह साहब, थोड़ा सा मैं आपके तथ्य ठीक कर दूं तो आपका उत्तर आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है, वो क्योंकि आपको ज्यादातर जानकारी मैंने देखा है, पर थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। अब ये इक्विटीज पर ये विद और विदाउट इंडेक्सेशन वाली सुविधा सिंह साहब अब उपलब्ध नहीं है, तो आपको इसको विदाउट इंडेक्सेशन 10% ही फाइल करना पड़ेगा। और मैं आपको 112A जो सेक्शन 112A है उसके अंतर्गत 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट मिलता है वो भी आप लीजिए। इंडेक्सेशन को अब आप छोड़िए,
इसको सीधा सीधा 10% आप दीजिए। ये स्विच ओवर आप नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है इनको काफी लक्ष्मण जानकारी है और थोड़ी सी ये जानकारी ठीक करने से इनका उत्तर उसी में निकल आता है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं सिंह साहब कि आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। थे अगले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से हैं हेमंत हांडा जी। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या सवाल आपके पास। सर ऐसे है, मेरी डॉटर में ना आईटी कंपनी में काम करती है। अच्छा। तो उसको ना 2 लाख रुपए बोनस मिला था, रिटेंशन बोनस पिछले साल। तो उसमें ये कंडीशन थी, अगर आप कंपनी छोड़ोगे तो कंपनी उसको वापस ले लेगी। ठीक है। तो कंपनी ने 2 लाख में से ना 60,000 पे 30% टैक्स काट के 1,40,000 दिया। अब वो बेटी ना कंपनी छोड़ रही है इस साल, तो अब वो 2 लाख दोबारा काट रहे हैं उसके। तो उसने उसको मिले तो 1,40 अब कट रहे 2 लाख। अच्छा, वो जो टैक्स कटा था वो उसके 30% स्लैब में थी, इस बार 20% में आ रही है वो। तो हेमंत जी, पहली बात तो ये लाजमी बात है, अगर बोनस मिला था लक्ष्मण ज्वाइन करते टाइम तो कहीं और बेहतर जॉब मिल रही होगी, तभी वो 2 लाख छोड़ने को तैयार है। तो कह रहे हैं कि स्लैब 30% से 20% पे आ रहे हैं अब तो। अच्छा, खैर कोई और कारण रहा होगा, वो उसको बात को छोड़ते हैं। तो जो 60% 60,000 रुपीज हेमंत जी उनका कटा है वो उनके 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो जो आपकी बेटिया जब रिटर्न फाइल करेंगी अपनी, तो जो टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगी उसमें उस 60,000 का वो क्रेडिट ले सकती हैं। भले ही कंपनी ने वापस ना किया हो पर उसका क्रेडिट ले सकती हैं, और क्रेडिट लेके हो सकता है कि रिफंड बन जाए, तो उनकी बाकी इनकम्स पर डिपेंड करेगा, इस साल की इनकम पर डिपेंड करेगा। तो अगर 60,000 रुपए एक्स्ट्रा बन रहा है तो वो रिफंड आ जाएगा, कोई बात नहीं। कंपनी ने नहीं दिया तो आप उसको आयकर विभाग से ले सकते हैं। इसलिए कंपनियां नहीं देती हैं क्योंकि जमा हो चुका होता है और उसकी फिर TDS रिटर्न रिवाइज करने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार नहीं भी हो सकती है। तो आप इसको डिपार्टमेंट से डायरेक्ट रिफंड ले सकते हैं या इसका क्रेडिट वो ले सकते हैं। तो इसका रिफंड कैसे क्लेम करना वो 26 AS में दिखता है? 26 तो इनकी जो बिटिया की टोटल इनकम होगी, उस टोटल इनकम पे जो टोटल टैक्स बनेगा, अगर वो इनकम इससे कम है तो 60,000 लाजमी बात है कि फालतू टैक्स दिख रहा होगा, वो रिफंड में आ जाएगा और रिफंड इनको अपने आप मिल जाएगा। तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 60,000 आपको कंपनी से नहीं मिल रहे हैं वो आपको इनकम टैक्स विभाग से मिल जाएगा। बहुत आसान प्रक्रिया, जैसा कि कोहली साहब ने बताया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, लोगों के सवाल जवाब लें उससे पहले एक सवाल जो बार बार आता है और इन दिनों इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा बढ़ गई है कि जो लोग भारत से जाते हैं विदेश में, वहाँ पे कमाई करते हैं, तो उस कमाई पर इनकम टैक्स कई बार उनको वहाँ भी देना पड़ता है, कई बार यहाँ भी देना पड़ता है। तो कैसे बचाया जाए दोनों टैक्स से? देखिए लक्ष्मण, 2 सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स में, सेक्शन 90 और 91। एक सेक्शन बना है जिन देशों के साथ हमारे डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट है, DTAA कहते हैं, सेक्शन 9 जी, सेक्शन 90 और 91। दूसरा सेक्शन होता है जिनके साथ हमारा DTAA नहीं है। भारत सरकार जिनके साथ हमारा DTAA नहीं है उनके साथ भी हमें ये बेनिफिट देती है। मतलब ये नहीं कि आपका ऐसा देश हो तो वहां पर आपको 2-3 चीजों का फायदा मिलता है, उसको हम FTC DTAA बता दूं दर्शकों की, 2 देशों के बीच में करार होता है कि हम लोग एक दूसरे पर डबल टैक्स नहीं लगाएंगे, यानी जिस पर हमने टैक्स लगा दिया उस पर आप नहीं लगाएंगे, जिस पर आपने लगा दिया उस पर हम नहीं लगाएंगे। तो एक देश दूसरे देशों से आपस में करार करते हैं। तो जो कोहली साहब कह रहे हैं वही कह रहे हैं, जिन देशों के साथ DTA नहीं है उनको भी ये छूट मिलती है, उनको भी डबल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। और उस छूट को बोलते हैं हम FTC, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। हम ITC GST में बात करते हैं, यहां पर भी एक FTC है। और ये इसमें 2-3 चीजें ध्यान रखने वाली हैं कि जिस सोर्स पे आपने ये कमाया है उसी सोर्स के अंतर्गत बाकायदा आपको बेनिफिट दिया जाता है। मान लीजिए किसी की सैलरी है, यहां भी सैलरी है तो सैलरी का सैलरी में मिलेगा। मान लीजिए कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन में मिलेगा। तो पहली ध्यान रखने वाली बात ये। दूसरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि फॉर्म 67 एक फाइल करना होता है करदाता को इस FTC को लेने के लिए, और अब इस फॉर्म 67 फाइल करने की समय सीमा को भी बढ़ाकर एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक कर दिया गया है। और अगर कोई यह जानना चाहता है कि FTC कितना मिलता है लक्ष्मण, जो कि बहुत जरूरी बात है, वो आपका दोनों में से जो लोअर होगा, मतलब आपका विदेश में जो टैक्स लगा होगा उसी इनकम पर और उसी इनकम पर जो भारत में टैक्स लगा होगा, एक जितना तो होगा नहीं क्योंकि टैक्स रेट सब देशों के अलग होते हैं, उसमें से जो कम होगा वो आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा। बहुत बड़ी सुविधा है लक्ष्मण, क्योंकि आप जब बाहर से इनकम कमाकर आते हैं, वहां टैक्स पे करके आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा इनकम ही आपका टैक्स में जा सकता है।
तो बहुत बड़ी सुविधा ये एफटीसी की दी गई है। और जो भी व्यक्ति, जो भी टैक्स पेयर्स, जो भी दर्शक हमारे बाहर इनकम कमाते हैं, उनको इस एफटीसी का जरूर लाभ उठाना चाहिए। इसकी कोई समय सीमा है? एफटीसी कब तक क्लेम कर सकते हैं? एफटीसी अभी जो मैंने बताया आपको कि रूल 128 है, जिसके अंतर्गत ये नियम दिए गए हैं आयकर अधिनियमों के अंतर्गत, उसमें 67 फॉर्म ऑफ एंड ऑफ असेसमेंट ईयर तक भी फाइल कर सकते हैं एफटीसी को लेने के लिए। एक सवाल मेरा है कि मान लिया जाए विदेश में कोई आमदनी हुई और पिछले कारोबारी साल में आमदनी हुई और वहाँ पे कुछ हमें लॉस हुआ और यहाँ पे हम इंडिया में आके आमदनी कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मुनाफा है क्या उससे सेट ऑफ कर सकते हैं? इसकी कोई सुविधा होती है कि नहीं? नहीं लक्ष्मण, सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेट ऑफ के बेनिफिट्स तो हमारे इंडियन इनकम टैक्स में है। सिर्फ जो आपने वहां टैक्स पे कर दिया उसको बचा उसका आप क्रेडिट यहां ले सकते हैं, वो टैक्स दोबारा नहीं देना पड़ेगा। चलिए, तो इस बीच हमारे पास कई सारे सवाल आ रहे हैं। चलते हैं हैदराबाद, जहां से रिंकू सिंह साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रिंकू सिंह जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर गुड आफ्टरनून। जी नमस्कार, बताएं क्या उलझन है? सर मेरा सवाल सर एक है कि मैंने एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है लास्ट ईयर, ठीक और है। उसका जो है मैं क्लेम नहीं कर पा रहा, मतलब उसमें इनकम टैक्स के लिए। तो अभी मैं ऑफिस में प्राइवेट जॉब में करता हूँ मैं, तो उसमें अलॉटमेंट लेटर ही मिला है मेरे को, पोजीशन लेटर नहीं मिला है उसमें। ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपने लोन लेकर लिया है? हाँ लोन लेके लिया हुआ है मैंने। अच्छा, उस पर ब्याज चुका रहे हैं? आपका कहना है कि ब्याज हम क्लेम नहीं कर पा रहे इनकम टैक्स में। अच्छा, पोजीशन कब तक मिलने की संभावना है? ये है दिसंबर 2023। अच्छा, तो अब कोहली साहब ये ले सकते हैं ब्याज पर? आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। आपने हालांकि उनसे पूरा स्पष्ट कराया, पर देखिए मकान खरीदना और इंटरेस्ट, लोन पर इंटरेस्ट बेनिफिट लेना दोनों एक ही माना जाता है। उन्होंने कहा मैंने मकान लिया है और मैं उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहा हूं। आपने उनसे पूरा बुलवा लिया, पर वो सांकेतिक रूप से बता रहे थे तो कि कितना जरूरी है सेक्शन 24 का प्रोविजन। तो रिंकू जी, आपने जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो भी इंटरेस्ट पे किया है लोन पर, उसको भूलिए नहीं, उसको इकट्ठा करते जाइए। और जैसे ही आपको रिंकू जी ये पोजीशन मिलेगा, उसको आप 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आने वाले 5 सालों में आप उस ब्याज को बाकायदा क्लेम कर पाएंगे। और इसके अलावा जो आपने प्रिंसिपल पे किया है लक्ष्मण, ये जरूरी बात है रिंकू जी के लिए कि प्रिंसिपल को 1.5 लाख तक एटीसी में आप अभी से क्लेम कर सकते हैं, पर जो इंटरेस्ट आपने दिया है उसको इकट्ठा करिए प्री कंस्ट्रक्शन का, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में उसको क्लेम करिए आने वाले 5 सालों। तो ये लीजिए रिंकू जी, आप तो सिर्फ इंटरेस्ट क्लेम करने पर उलझने फंसे हुए थे। वहाँ तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ही आप क्लेम कर सकते हैं। तरीका बता दिया आपको कोहली साहब ने, और यही हमारी टैक्स गुरु की खासियत भी है। तो इसका पालन करिए। इस नियम के तहत आपको दोनों तरह के फायदे मिल सकते हैं, आपके लोन के प्रिंसिपल पर भी और लोन के ब्याज पर भी। अब चलते हैं रीवा मध्य प्रदेश, जहाँ से राजेश कुमार पांडे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश जी बताएं, क्या सवाल आपके पास? हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये था कि मेरी माँ ने 35 लाख में प्लॉट सेल किया है। ठीक है जी, और उस पैसे को उन्होंने मुझे बिजनेस के लिए मतलब दे दिया है। ठीक है। तो मैंने से उन पैसों में से कुछ मैंने शेयर मार्केट में मैंने इन्वेस्ट कर दिया ट्रेडिंग के लिए जी। तो मैं मतलब पूरा करना चाहता हूँ 35 लाख रुपए। तो ये था कि इसमें मतलब मैं क्या, मेरी मम्मी को मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जैसे हमने बिजनेस के लिए उनसे ले लिया है। जी जी राजेश जी, बिल्कुल आपका सवाल समझ में आ गया। देखिए लक्ष्मण, माँ तो माँ होती हैं, उन्होंने अपना प्लॉट शायद जिंदगी भर उन्होंने संभाल के रखा था, बेटे के लिए बेच के दिया। तो देखिए राजेश जी, जो कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्लॉट बेच के, वो तो उनको देना पड़ेगा। उसको हालांकि बचाने के बहुत तरीके हैं, आप जानते होंगे। सेक्शन 54F के अंतर्गत बेनिफिट ले सकती हैं, सेक्शन 54EC के अंतर्गत ले सकती हैं। इस पर आपको जो दिया ये गिफ्ट माना जाएगा, क्योंकि आप मेजर हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, तो क्लबिंग भी अप्लाई नहीं करेगा। और इस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा वो आप ही को देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल पर। लक्ष्मण, मेरे दिमाग में जब ये पूछ रहे थे एक बात आ रही थी कि माता जी का गिफ्ट किया हुआ पैसा है, राजेश जी कोशिश करें कि लॉस ना ही हो, तो अच्छा इसको जरा सोच समझ के ध्यान से करें। पर कैपिटल गेन वो देंगी और उसके बाद इनकम या लॉस जो भी होगा वो आपके सिर पर होगा। बिल्कुल। तो अगला सवाल लेते हैं जस्सी जी का, जो ईमेल से इनका सवाल आया, और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल ये सीनियर सिटीजन है और इनकी उम्र 76 साल है और इनकम 5 लाख रुपए से कम है।
अब ये जानना चाहते हैं क्या टीडीएस जो बैंक काटता है क्या वो काटना बंद कर सकता है, या फिर अगर काट ले तो क्या हम इसको क्लेम कर सकते हैं? इसकी कोई सीमा है क्या? नियम क्या कहता है? जैसी जी का हम फायदा करा देते हैं लक्ष्मण। इन्होंने आप तो सबका फायदा ही करा रहे हैं, नुकसान तो किसी का कराते हैं। बिल्कुल, इन्होंने ईमेल के जरिए पूछा है। और 15H जैसी जी आप हमको देख रही होंगी या देखेंगी, नोट करिए, 15H फॉर्म आप भरिए, अपने बैंक को दीजिए और उनको बताइए कि सीनियर सिटीजन के लिए जो सीमा है एग्जेम्पशन लिमिट वो 3 लाख रुपए है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है। तो 3 लाख से अगर आपकी कम इनकम है 15H भरिए और बैंक उसी समय आपका काटना बंद कर देगा। जब काटना बंद हो जाए लक्ष्मण, इनसे कहें हमें बताएं जरूर, एक बार खुशी होती है। बिल्कुल 15H फॉर्म का नंबर याद रखिए, इस फॉर्म को भर के दीजिए और देखिए आपका टीडीएस कटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ना तो रिफंड क्लेम करने का झंझट, ना कोई और झंझट होगा, और बताइएगा जरूर। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर आइसक्रीम पार्लर पर जीएसटी का क्या है पेच। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। There are those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. The all-new Hyundai Tucson Next drives now. एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। क्या आपको लगता है कि विपक्ष किसी भी प्रकार से एकजुट होने के लिए तैयार है? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या मीडिया एजेंडा सेट कर रहा है, कंगारू कोर्ट चला रहा है, कोर्ट के कामकाज में दखल दे रहा है? क्या सच है? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा। Tata Power believes that transition to green energy, e-mobility and energy optimization can trigger a big wave of sustainable growth for the country. In addition to driving the country's growth, we believe our foremost responsibility is also to lead the way in which we can reverse climate change. For us, this transition to green energy is not an option, but a commitment to support the people of this country. स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 140 शेयर लिया था 480 में, लेकिन इनके बाइंग से 125 रुपए नीचे है। देखिए इनका नजरिया 2-3 साल का है या थोड़ा ज्यादा का, तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? मुनाफे में बैठे होंगे, 192 पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने चाहिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। 9 से 12 महीने में 110 तक के टारगेट हो सकते हैं, और इस पे ध्यान रखना चाहिए आपको। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। प्रायोजक हैं सिस्का LED, Light Years Ahead। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, चूंकि इनकम टैक्स के तो कई सारे सवालों के जवाब आपने दे दिए, एक पेच आया है जीएसटी को लेकर के, और इस पे सवाल आया हमारे पास दिल्ली से ही है, रजा हुसैन रिजवी साहब। रिजवी साहब नमस्कार। क्या उलझन? नमस्कार जी। क्या उलझन आ गई आपकी? अरे उलझन हो गई कि मेरा आइसक्रीम का पार्लर है। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। अच्छा। ये ट्रांस यमुना में। अच्छा। तो जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको जीएसटी तो 5% चार्ज कर रहे हैं, उनमें कस्टमर ज्यादा जा रहे हैं, मेरे पार्लर में आना बंद कर दिया, मुझे 18% जीएसटी लगाना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब बगल वाले रेस्टोरेंट चूंकि आइसक्रीम भी रखते हैं तो आइसक्रीम पे भी 5% चार्ज करते हैं, चूंकि आपका सिर्फ और सिर्फ पार्लर है आइसक्रीम का, तो आप जो है उस पर 18% आपको देना पड़ता है, जो कि जीएसटी का नियम है। जी, रेस्टोरेंट के लिए 5%। रजा भाई के लिए मैं 2 सोल्यूशन देता हूं लक्ष्मण। रजा भाई के लिए पहला सोल्यूशन तो ये है कि 18% जो आप चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उस पर आपको आईटीसी भी मिलेगा। उस रेस्टोरेंट वाले को जो आपका पड़ोसी है उसको ये नहीं मिल रहा होगा,
तो उस 18% आईटीसी लेके आप थोड़ी कीमतों में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको आईटीसी मिल रहा है। दूसरा लक्ष्मण, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सलाह इनको दी जा सकती है कि अपने आइसक्रीम पार्लर में कुछ खाने पीने की चीजें भी साथ में रख लीजिए, तो फिर आप भी रेस्टोरेंट बन जाएंगे। अब आप रेस्टोरेंट बन जाएंगे तो आपके ऊपर भी 5% आ जाएगा, फिर आप अपने पड़ोसी को पूरी टक्कर दे पाएंगे। और ये जो बटर स्कॉच और स्ट्रॉबेरी और वेनिला का जो रेट फर्क दोनों जगह में दिख रहा है वो नहीं दिखाई देगा। तो इसमें आप कुछ स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप आइसक्रीम पार्लर की जगह आप रेस्टोरेंट बन जाएंगे, फिर आप 5% दे सकते हैं। और वैसे कोहली साहब ने एक तरीका भी बताया कि अंतर आपको टैक्स में भले ही दिख रहा है, लेकिन आईटीसी क्लेम करने के बाद आप हो सकते हैं उनके बराबर में आ जाए। हाँ, मतलब अगर ये अपनी प्राइसेस एडजस्ट कर देते हैं तो शायद ये बराबर में आ जाए। दोनों ही रास्ते आपके पास हैं और दोनों रास्ते में जो आपको ज्यादा सूट करे आप उसको अपना सकते हैं। और टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी से जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप जब अपना सवाल भेजते हैं तो अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। और फिलहाल देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।